नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार का, ठीक है? हालाँकि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 1991 से लेके 2021 तक के एग्ज़ाम में अब तक जितने भी यूपी जो कह सकते हैं कि जो सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है? वो सारे एक सिंगल कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज़ मैं ये करवा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके पर्टिकुलर सारे जो वीडियो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से कह सकते हैं इस तरीके से कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो जीएस से रिलेटेड, वो आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी संदर्भ में आज से पहले मैं लगभग 9-10 टॉपिक करवा चुका हूँ। आज का हमारा सेक्शन है जो कि है मानवाधिकार से संबंधित। आपने अगर अपना जो सिलेबस है वो आपने पढ़ा होगा तो उसमें मानवाधिकार का एक प्रॉपर कह सकते हैं कि एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है? तो उसी संदर्भ में मानवाधिकार से अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने इस एक कह सकते हैं इस वीडियो में छोटी-सी वीडियो रहेगी, इसमें आपको एक जगह मिलने वाले हैं। तो अगर आपने जनरली आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप मान सकते हैं कि इस वीडियो से हो सकता है आपका क्वेश्चन फँस जाए, ठीक है? तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अगर आपने ये मानवाधिकार वाला टॉपिक भी पढ़ा है तो आपको पता होगा यूएन का जो काउंसिल जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसकी तरफ से इसको कह सकते हैं कि प्रमोट किया गया था या प्रतिपादित किया गया था सबसे पहले, ठीक? हालाँकि उससे भी पहले शायद जर्मनी में ही था। वहाँ पे एक प्रेस रिलीज़ हुई थी, उसको सबसे पहला मानवाधिकार का कह सकते हैं कि जो प्रणेता है वो माना गया था। पर आधिकारिक तौर पे अगर बात करी जाए तो वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के तहत इसको प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है? और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 22 नवंबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा गया था, ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी। हाँ, एक बार इसका ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन सन 2006 में किया गया था और मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट काउंसिल का जो मुख्यालय है, वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करी जाए तो इसकी जो सदस्य होंगे या जो आयोग होगा इसके जो अध्यक्ष होंगे, उनकी जो नियुक्ति करेगा वो राज्य का जो राज्यपाल होगा वो करेगा। वहीं अगर देश की बात करी जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, तो वो आपका करेगा भारत का प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है? और ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, मतलब आपको शायद हलवा लग रहा हो, ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई एग्जाम में 13 नवंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हालाँकि अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये चूँकि उस समय तत्कालीन 2021 के समय का है, पर वर्तमान के हिसाब से ये थोड़ा कह सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब जो एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत पूरी दुनिया की जो भी मानव प्रजाति है, कह सकते हैं कि उसको जो मानव अधिकार मिले, जैसे कि अभी तो हम वर्तमान में अगर बात करें तो राज्य में है तो वहाँ पे राज्य का मानवाधिकार आयोग एक्शन लेगा। मतलब राज्य में कोई अगर ऐसी घटना घटती है जहाँ पे मानव के अधिकारों का जो उसके राइट है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन-सा मतलब दस्तावेज था जिसने सबसे पहले पूरी दुनिया में ये कहा था कि हाँ, मानव के ये अधिकार हो सकते हैं यदि वो मानव है तो। मतलब सामान्य सी बात है, जैसे कि अगर कोई छींक रहा है, तो छींकना इट्स अ कॉल ऑफ नेचर, या कोई भी दूसरी जो भी कॉल ऑफ नेचर है, तो वो यार वो उसका कह सकते हैं कि अधिकार है बतौर एक मानव। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे, वो ऐसा कौन-सा दस्तावेज था जिसमें ये अंकित किए गए थे? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र या मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन। देखिए, यूनाइटेड नेशन तो ये तो आप मान सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, ठीक है? तो साधारण सी बात है। दूसरा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी अगर सम्मेलन हुआ भी होगा तो ये तब हुआ होगा
जब कह सकते हैं कि जो इंडिया एक तरीके से, सॉरी इंडिया ही नहीं मतलब दुनिया एक तरीके से कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ चुकी होगी। साधारण सी बात है ना? अगला मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये सार्वभौमिक है, घोषणा पत्र है, ये कहीं से एक तरफ से निकला जहाँ पे मानव के अधिकारों की बात हुई होगी, ठीक है? और अगला कुछ पॉइंट आता है मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन। तो साधारण सी बात है, यूरोपीय सम्मेलन तो क्या सिर्फ यूरोप ने ही डेवलप किया था या यूरोप में ही मानवाधिकार कह सकते हैं कि राइट है? बाकी पूरी दुनिया के मानवों, क्योंकि ये कह रहा है समस्त मानव जाति के ऊपर, तो समस्त मानव जाति पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एक बार अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, मतलब मार्क कर लीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। यह मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में अवस्थित है और इसके 193, अभी तो शायद 196 हो गए होंगे, ठीक है? ध्यान आप एक बार गूगल कर लीजिएगा इसको, ठीक है? और ये चूंकि 2021 की बात कर रहा है, 2021 में एंटोनियो गुटेरस जो थे वो ह्यूमन राइट काउंसिल के जो कह सकते हैं महासचिव थे। वर्तमान में जो है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक? अगर आपको नहीं पता तब भी आप गूगल करिएगा और उसके बाद में इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्वेश्चन देखो मानवाधिकार टॉपिक ही है, तो ये बिल्कुल इजी पॉइंट है कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन है, या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। साधारण सी बात है ना? तो ये आप देख के जाइएगा, एक अध्यक्ष होता है और शायद 5 अन्य सदस्य रहते हैं या फिर 7 अन्य सदस्य होते होंगे, तो उन सबको आप देख के जाइएगा। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविता, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा का सम्मेलन, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर ऑप्शन सी, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है? और अगर इसकी गठन की बात करी जाए तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतलब सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करिए। सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। रीजन, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। ओके, यहां से देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपका 2021 का जो एग्जाम हुआ था 13/11/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। ये बोल रहा है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक, जो मानवाधिकार जो सार्वभौमिक मानवाधिकार है वो अहस्तांतरित, अहस्तांतरणीय, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। वे सार्वभौमिक हैं क्योंकि हर कोई जन्म लेता है, उसके पास समान अधिकार होते हैं, चाहे वह कहीं का भी हो, किसी लिंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृत या जातीय पृष्ठभूमि का हो, ठीक है? मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन 1993 में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मानवाधिकार का जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था 1993 को, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 30 अनुच्छेद, ठीक है? मार्क कर लीजिएगा इसको। बाकी अगर बात करी जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, ठीक? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1993 में, ठीक है? यानी कि जिस समय वहां पे सम्मेलन हुआ था उसी के मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भी अपने यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कह सकते हैं कि स्थापना कर दी थी, ठीक है? इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान, चूंकि ये 2022 की बात कर रहा है,
उस समय ये न्यायमूर्ति थे अरुण कुमार मिश्रा मिश्रा जी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में आप बात करिएगा कि यानी कि 2026 में, 2026 तो आने ही वाली है, पर हाँ 25 मान लीजिए, 25 या 26 में वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है और उन जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो कौन कौन है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करी जाए, अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, या इन दोनों में जो भी पहले हो जाए। सपोज अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो 68 ईयर का है और इस समय आके वो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है, ठीक है, तो अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है, कोई भी बनता है, तो वो सिर्फ 2 साल तक के लिए यहाँ पे इसका सदस्य रह पाएगा, क्योंकि 70 वर्ष इसकी अंतिम लिमिट है। जैसे ही ये 2 साल बाद 70 का होगा, इसको हटा दिया जाएगा या रिटायरमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई 55 वर्ष पे इसका अध्यक्ष बन जाता है या सदस्य बन जाता है, तो फिर वो लास्ट लिमिट इसकी 3 वर्ष हो जाएगी। फिर वो जैसे ही 58 वर्ष का होगा उसके बाद में वो हट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष में जो भी पहले होता है वो इस तरीके से इसकी कह सकते हैं कि लिमिट रहती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास में, भारत के राष्ट्रपति के पास में, भारत के प्रधानमंत्री के पास में, केंद्रीय गृह मंत्री के पास में। देखिए साधारण सी बात है, चूंकि इसका जो कह सकते हैं कि इसकी नियुक्ति कर रहा है वो भारत का राष्ट्रपति कर रहा है, तो अगर हटाने की जो शक्तियां होंगी वो भी भारत के राष्ट्रपति के ही पास होंगी, ठीक है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए आप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को दुराचार या क्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद में केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। मानवाधिकार एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक सदस्य, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु वो क्या है, तो ये 70 वर्ष हो जाएगी, ठीक, पहले ही मैं आपको करवा चुका था, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। यानी ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की बात कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय में कौन था, भारत का राष्ट्रपति था, और राज्य में अगर बात करी जाए, राज्य में जो ज्वाइनिंग देता है वो तो राज्यपाल देता है, लेकिन अगर राज्य में इनको हटाने की बात करी जाए तो राज्य में भी इनको हटाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ठीक है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, इसको अगर बात करते हैं, हटाने की जो रिकमेंडेशन है वो राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। रिकमेंडेशन आएगी राज्यपाल की तरफ से और उसके बाद में रिमूव किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करी जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं हम अगर, तो न्यायपूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी इसके जो कह सकते हैं कि पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान के, ये चूंकि 2021 का क्वेश्चन है इस वजह से ये तत्कालीन समय का है, इसमें आंसर दिखा रहा है। वर्तमान में आप कमेंट करके बताएंगे डेफिनेटली, ठीक है, कि वर्तमान में कौन है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। सेकंड, वर्तमान में कौन है जो कि राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का सद अध्यक्ष है, ठीक है। सदस्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप एक बार नजर डाल लीजिएगा, पर इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि चूंकि आपका एग्जाम 2026 में डेफिनेटली लगा हुआ है, अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, मार्च 14-15 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो उस समय का आप देख के जाइएगा। 2000 चूंकि 25 का आपका आ सकता है, तो 2025 में इसका जो स्लोगन था वो क्या था, ठीक है। हालांकि ये 2020 चूंकि 21 में एग्जाम हुआ था तो इसमें 2020 का पूछ लिया था, तो 2020 में इसका कह सकते हैं कि विषय जो था या कह सकते स्लोगन था वो था बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और 2021 के विश्व मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी वो थी असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। चूंकि ये 2020-21 की बात है, आपका एग्जाम 2025 में हो रहा है, तो आप 2024 और 2025 का अवश्य ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है, मतलब मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, आप क्वेश्चंस का लेवल समझ सकते हैं देख के, ठीक है। और अब तक की आपकी तैयारी के अनुसार आपको लग रहा होगा कि आपकी क्या तैयारी है। अभी तक मैंने लगभग 12 क्वेश्चन करवाए हैं, 12 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, बाकी लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद में आप कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ इतने में हमारे सर इतने करेक्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कार्मिक मामलों के में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, कार्मिक
लोक सेवा पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो अगर कार्मिक मामलों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक और लोक सेवा जो पेंशन मंत्रालय वही इसका कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे? चूंकि ये 2018 का जो एग्जाम है उसके संदर्भ में था, इस वजह से, ठीक, वर्तमान में आपको नहीं ध्यान रखना है। आप 2026 का, 2025 का, 2024 का पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार कह सकते हैं कि जो दिवस है उसको मनाया जाता है, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे 15 हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? तो ये आपकी हो जाएगी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संधि पत्र, ठीक। और ये क्वेश्चन आपका 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संधि पत्र है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था और इसका उद्देश्य सिर्फ विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना है और विकलांग लोगों को सम्मान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? समान नागरिक संहिता, जंगलों का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार और सुरक्षा, ठीक है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में, जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं हम। ओके, ये कह रहा है कि दोनों नहीं है, यानी जंगलों का संरक्षण और सुधार और सुरक्षा, हाँ साधारण सी बात है, ये मानव अधिकारों के कह सकते हैं उसमें नहीं आता है। ये तो सरकार का काम है, जंगलों का संरक्षण करना ये सरकार का काम है, उनमें सुधार करना ये भी सरकार का काम है, उसकी सुरक्षा करना ये भी स्टेट या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम इसी तरीके से समान नागरिक संहिता लागू करे ना करे ये तो सरकारों का काम है। चाहे अब साधारण सी बात है, अगर मानव अधिकार है तो मानव अधिकार ऐसा तो है नहीं कि भारत में ही मानव अधिकार है, पाकिस्तान में भी मानव अधिकार काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे तो समान नागरिक संहिता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं पाएगा। दूसरी बात, जंगलों का संरक्षण, मान लीजिए कहीं पे जंगल ही नहीं फिर तो ये दोनों डिले हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये भी मार्क कर लीजिएगा, मतलब इंपोर्टेंस में, क्योंकि ये जिस समय गठित हुआ था, जैसे वर्तमान में अगर बात करते हैं कि हम वर्तमान में भारतीय संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका जो अध्यक्ष कौन था, या मसौदा समिति, भारतीय संविधान की मसौदा समिति भी सेम इसी तरीके से ही क्वेश्चन आता है कि इस मसौदा समिति का अध्यक्ष था वो कौन था, ठीक है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कौन था, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला तो इसका बात करते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एलेनोर रोसवेल्ट, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकारों के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये बेसिकली भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। 12 से 51, सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ओके, देख लेते हैं। 12 से 35 में पहले 14 से 18 समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, स्वतंत्र और शिक्षा संस्कृत संस्कृत तो नहीं होना चाहिए, शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इन्हीं मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में भारतीय मानवाधिकार माना जाता है। प्रश्न में कोई इसमें ओके ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा इस लाइन को। जो भारतीय संविधान में जो हमारे मूल अधिकार है उसमें जो ये 6 मूल अधिकार दिए गए, बेसिकली 6 जो टॉपिक दिए गए कह सकते हैं इनको, ठीक है। इन 6 टॉपिक्स को ही बेसिकली भारतीय संविधान में मानवाधिकार माना जाता है, ठीक, मार्क कर लीजिए। बेसिकली भारतीय संविधान में मानवाधिकार का कोई अलग से चैप्टर था नहीं, क्योंकि आप सभी को पता भारत में मानवाधिकार की अगर बात करते हैं हम 1993 में इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब भारतीय संविधान बन के तैयार हो चुका था 1949 में, ठीक। तो कहाँ 1993 कहाँ 1949, इस वजह से मतलब प्रमाणिक तौर पे या पौराणिक तौर पे या
स्टार्टिंग से 1949 से मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं थी उत्तर मतलब भारतीय संविधान में। तो हमने कह सकते हैं कि घुमा के इनको ही बोल दिया कि हाँ यही मानवाधिकार है, ठीक है। चूंकि इनकी जो रूपरेखा थी मानवाधिकारों की और हमारे जो मूल अधिकारों की, तो वो लगभग समान समान थी, इस वजह से इनको ही हमने या भारत की सरकारों ने इनको ही मानवाधिकार मान लिया था। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डॉट 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 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो जाता है आपका गुलामी से स्वतंत्रता। देख लेते हैं आप, अनुच्छेद 4 गुलामी से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 विवाह एवं परिवार का अधिकार, अनुच्छेद 17 निजी संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और ये इसमें टोटल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टोटल 30 अनुच्छेद है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये आपको पता है। भारत में अगर बात करी जाए कि मानवाधिकार आयोग की, तो ये 1993 में स्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का वैधानिक स्वरूप है? ऑप्शन ए विश्व मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। विश्व मानवाधिकार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो हालांकि मनोनीत तो राज्यपाल द्वारा होगा, लेकिन ये जो होता है व्यक्ति वो बेसिकली उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये यूपी कांस्टेबल के 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया? तो मैंने पहले भी आपको बताया था। नहीं, अच्छा, प्रथम सम्मेलन की बात कर रहा है, तो ये हुआ था ईरान की जो राजधानी थी तेहरान, वहां पे, ठीक है। 13 मई 1968 को ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहां पे ये हुआ था 22 अप्रैल से 13 मई के बीच में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ये बेसिकली उच्चतम न्यायालय का कह सकते हैं आप, जो पूर्व कोई न्यायाधीश रहा होगा वो इसका अध्यक्ष या अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं पहले भी शायद आपको बता चुका था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो थाने में अगर मानवाधिकार संरक्षण की बात करी जाए, चूंकि कल को आप दरोगा बनेंगे जाके, तो आपके ऊपर भी ये मानवाधिकार वाले आके बैठ सकते हैं, तो इससे पहले कि वो आपके ऊपर आके बैठे आपको कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। पहला हो जाता है उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे, डेफिनेटली। हालांकि आप के पास जब समय हो तो आप गूगल पे जाके इस क्या बोलते हैं, इस जो केस था इसकी एक बार आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और यदि मानवाधिकार टीम है तो उसका पूरा सहयोग, देखिए सहयोग तो हमको करना ही पड़ेगा, साधारण सी बात है, ठीक है। क्योंकि वो एक सामुदायिक संस्था है और आप उनकी सुरक्षा के लिए जो संविधान की सुरक्षा और क्या बोलते हैं उसको, उसकी उसी के लिए आपको ज्वाइन किया जाएगा, कह सकते हैं आपको स्टेब्लिश किया जाएगा, आपको जॉब दी जाएगी कुल मिला के, ठीक है। तो हम दोनों का पालन करेंगे, ए और बी दोनों नहीं, बेसिकली सहयोग तो पूरा करें। चलो देख लेते हैं, इसमें इसने बेसिकली ये दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसका पालन करेंगे, बाकी देखिए टीम का सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। हालांकि ये आप इसमें शायद ये गलत है ऑप्शन। बाकी ये जो जजमेंट था डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, ये बेसिकली 1997 में ये केस हुआ था इसका, ये कह सकते हैं कि, ठीक है। बाकी आप गूगल पे जाके एक बार इसकी केस की स्टडी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे, कितने थे? 26 क्वेश्चन थे, जो कि अभी तक के कह सकते हैं कि, हालांकि और भी रहे होंगे, पर यही मोस्ट, क्योंकि यही क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बाकी आप ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार कह सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और डीपली पूछ लिया जाए, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो थोड़ा अलग लेवल का रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने मानवाधिकार की अपने चैनल पे हमने पहले अपने नोट्स की भी वीडियो बना रखी है, तो
आप जाके उसको भी देख सकते हैं। उससे बाहर जहाँ तक मुझे लग नहीं रहा कि आपसे पूछा जाएगा, पर फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। कल हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो इस पे हम कह सकते हैं विचार-विमर्श करेंगे, या इसके जितने भी क्वेश्चन्स आए वो हम करेंगे, ठीक है? तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 14-15 मार्च को यूपी दरोगा का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके बाद में यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी को जो होमगार्ड वाली है वो वैकेंसी आ ही चुकी है। तो जुट जाइए, जी जान लगा दीजिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। ओके? बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।